हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस के चैप्टर नंबर 9। और ये जो चैप्टर नंबर 9 है ये हमारा फिजिक्स है। तो इस चैप्टर नंबर 9 इसका नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। चैप्टर का क्या नाम है? प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो इस चैप्टर में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो क्वेश्चन हम बताएंगे वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चन को नोट करके अच्छे से तैयार कर लें ताकि एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 को। वैसे तो साइंस के लिए हमारा चैप्टर नंबर 9 है, बट ये हमारा फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। इसका नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन। चैप्टर फर्स्ट का नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे। तो आइए, फर्स्ट हमारा हेडिंग है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप लोग डायरेक्ट हेडिंग डाल सकते हैं परावर्तन और इंग्लिश में रिफ्लेक्शन। तो यदि हमारे पास कोई क्या परावर्तक तल, ये हमारा परावर्तक तल हो गया। हमने एक साइड क्या कर दिया, लाइन ड्रॉ कर दिया इस तरीके से। तो ये हमारा क्या है, खुरदुरी सतह है, और एक साइड हमारा क्या है, प्लेन है। तो जब भी प्लेन साइड पे, जब भी कोई प्लेन साइड पे प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है, मुड़ जाता है। जैसे हमारा दर्पण है, जो हमारा मिरर है, क्या है, यदि उस पर कोई प्रकाश किरण पड़ता है तो क्या हो जाता है, आर पार तो हो नहीं जाता है, मुड़ जाता है। तो ये इसी तरीके से हमारा इस तरीके का कोई परावर्तक तल है जिसकी एक सतह क्या है, खुरदुरी, और एक सतह क्या है, प्लेन। इस साइड क्या है, प्लेन है। तो जब इस पर कोई किरण आएगा, आने वाली किरण का नाम हमने रख दिया आपतित किरण, और जाने वाली किरण का क्या नाम है, परावर्तित किरण। आने वाली किरण का क्या नाम है, आपतित किरण, और जाने वाली मतलब इससे टकरा करके जाने वाली किरण का क्या नाम है, परावर्तित किरण। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण, इन दोनों के बीच में एक लाइन इस तरीके से हमने ड्रॉ कर दिया। आने वाली किरण आपतित किरण और टकरा करके जाने वाली किरण, इन दोनों के बीच में हम लोग क्या कर दें, लाइन ड्रॉ कर दें। तो आने वाली किरण आपतित किरण और जाने वाली किरण परावर्तित किरण, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, मतलब आपतित किरण और अभिलंब के बीच में, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो एंगल बनेगा, यहाँ पे लिखा है एंगल आई। क्या एंगल आई। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो एंगल बनेगा, एंगल आर। क्या एंगल आर। तो आने वाली किरण आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो एंगल बनेगा आई, और जाने वाली किरण और अभिलंब के बीच में जो एंगल बनेगा आर, इन दोनों का एंगल सेम होगा। ठीक है, इन दोनों का एंगल क्या होगा, सेम। मतलब ये जितनी डिग्री पे आएगा उतनी डिग्री पे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा इस एंगल से। मान ले रहे हैं ये 30 डिग्री के एंगल पे आ रहा है, इस 30 डिग्री की कोण बनाते हुए इस एंगल पे आ रहा है, और 30 ही डिग्री पे क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, आप परावर्तित किरण और आपतित किरण दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। तो समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से हम लोग समझा देते हैं। आने वाली किरण आपतित किरण और टकरा कर जाने वाली किरण परावर्तित किरण, इन दोनों के बीच में एक लाइन खींच दिया हमने, जिसको क्या नाम दे दिया, अभिलंब। ठीक है, और ये तीनों जो एक ही बिंदु पर हैं, क्या, आपतन बिंदु। तीनों एक ही बिंदु पर, इसका हमने नाम रख दिया आपतन बिंदु। तो आपतित किरण और टकरा के जाने वाली किरण परावर्तित किरण, ये दोनों एंगल जो बनाएंगे अभिलंब के साथ, आपतित किरण यहाँ बना रही है एक एंगल, एक किरण यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आपतित किरण बना रही है, और एक यहाँ परावर्तित किरण बना रही है। तो इसका नाम रख दिया आई, और इसका नाम रख दिया आर। ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। मतलब आने वाली किरण और टकरा के जाने वाली किरण, इन दोनों का जो एंगल होगा, ये जितनी एंगल पे आएगा उतनी एंगल पे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो हमारा क्या, प्रकाश का परावर्तन। नेक्स्ट हमारा क्या नियम है, इसके परावर्तन के नियम है। तो देख लेते हैं, आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर। हमने बताया आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर, मतलब जितने ही एंगल पे वो आएगा उतने ही एंगल पे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हमारा इस तरीके से आ रहा है इतने एंगल पे, तो इतने एंगल पे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये 30 डिग्री एंगल पे आ रहा है तो क्या हो जाएगा, 30 डिग्री एंगल पे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मतलब यदि कोई किरण आ रहा है 30 डिग्री, मतलब अभिलंब से वो 30 डिग्री के कोण पे कोई किरण आ रहा है, तो अभिलंब से 30 डिग्री के कोण पे ही क्या हो जाएगा, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मतलब इससे और इसके बीच में जितने डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस इसके और इसके बीच में होगा, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच। तो समझ में आ गया होगा। तो यही जो डिस्टेंस है इनके बीच का बोलेंगे कोण, इनके बीच का क्या बोल देंगे, वही कोण बोल देंगे। उसी को, जो डिस्टेंस है उसके बीच का, उसी को हमने क्या बोल दिया, कोण। तो आने वाली किरण आप लोग यहाँ देख सकते हैं, आने वाली किरण आपतित किरण, ये हमारा एंगल बना रही है अभिलंब से, और जाने वाली किरण परावर्तित किरण, ये भी एंगल बना, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो समझ में आ गया होगा।
तो आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर। हमने बताया आपतन कोण को आई से लिखेंगे और परावर्तन कोण को आर से लिखेंगे। दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। 30 डिग्री पे आ रहा है तो 30 डिग्री पे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, जिसका क्या नाम है, आपतन बिंदु। एक ही तल पर होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं, जिसका क्या नाम है, आपतन बिंदु। यहाँ पे देख सकते हैं तीनों क्या है, एक ही तल पर है, एक ही बिंदु पर, एक ही तल पर है और एक ही बिंदु पर, आपतन बिंदु जिसका नाम है। नेक्स्ट हमारा क्या है पॉइंट, नेक्स्ट हमारा हेडिंग है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। तो जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो अपने मार्ग से क्या हो जाती हैं, विचलित हो जाती हैं, और इसे क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्रकाश का अपवर्तन। तो जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो अपने मार्ग से क्या हो जाती हैं, विचलित, और इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो फिगर से हम लोग समझेंगे। प्रकाश का अपवर्तन का डिफिनेशन हमारा ये हो गया, थ्योरी हो गया ये, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ दे रहे हैं। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो अपने मार्ग से क्या हो जाती हैं, विचलित हो जाती हैं, मतलब अपने मार्ग से हट जाती हैं, इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन का क्या डिफिनेशन होगा, आप लोग कहेंगे प्रकाश का परावर्तन का तब क्या डिफिनेशन होगा, आपने उसमें तो बताया ही नहीं। तो प्रकाश का परावर्तन का डिफिनेशन आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, जब कोई प्रकाश किरण आती है और समतल सतह से टकराती है तो टकराने के पश्चात क्या वो अभिलंब से जितनी एंगल का कोण बनाती है उतनी एंगल का कोण क्या जब परावर्तित हो जाती है तब बनाती है। तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं उसका भी डिफिनेशन। नेक्स्ट हमारा इसके देख ले रहे हैं फिगर इसका देख ले रहे हैं। इस तरीके से हमारा कोई क्या है, मान ले रहे हैं कोई माध्यम है, इसे बोल दे रहे हैं विरल माध्यम, इधर बोल दे रहे हैं सघन माध्यम। विरल माध्यम सघन माध्यम का, विरल माध्यम में जो कण होते हैं दूर दूर होते हैं और सघन माध्यम में जो कण होते हैं वो पास पास होते हैं। तो आप लोग ये विरल और सघन मत जानिए, बस इतना जानिए ये एक माध्यम है, विरल माध्यम और एक सघन माध्यम। मान ले रहे हैं ऊपर हवा है नीचे पानी है, इस तरीके से, ठीक है। ऊपर हवा है नीचे पानी है, ऊपर पानी है, ऊपर पानी है मान ले रहे हैं और नीचे क्या कोई ग्लास वगैरह, इस तरीके से, मतलब दोनों का माध्यम अलग अलग है। तो ये भी हमारा कोई क्या है, ये भी अभिलंब है, अभिलंब है, क्या है ये अभिलंब, ये क्या हमारा है, अभिलंब। आने वाली किरण का नाम हमने बताया आपतित किरण, और जब टकरा के इधर मुड़ जाएगा तो क्या बोल जाएगा, परावर्तित। ये परावर्तित हो जा रहा है तो ये परावर्तित किरण होगा, लेकिन यहाँ पे परावर्तित नहीं हो रहा है, यहाँ क्या हो जा रहा है, अपवर्तित हो जा रहा है। आने वाली किरण आपतित किरण तो बोलेंगे, लेकिन यहाँ टकरा करके मुड़ जा रहा है, मतलब जब दूसरे माध्यम में जा रहा है तो क्या हो जा रहा है, वो डाइवर्ज हो जा रहा है। तो ये रहा हमारा फिगर प्रकाश का अपवर्तन का। तो इसे समझते हैं हम लोग। इस तरीके से हमारे पास कोई दो माध्यम है, इस तरीके से हमारे पास कोई दो माध्यम है। पहला हमारा माध्यम है विरल, दूसरा क्या माध्यम है, सघन। विरल माध्यम सघन माध्यम, बस इतना आप लोग जानिए कि ये कोई दूसरा माध्यम है और कोई दूसरा माध्यम है। ऊपर मान ले रहे हैं हवा है और नीचे क्या है, पानी है। ऊपर क्या है, हवा, और नीचे क्या है, पानी। क्योंकि पता है हवा के जो कण होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं और पानी के जो कण होते हैं वो काफ़ी पास पास होते हैं। हवा के सापेक्ष पानी के कण होते हैं पास ही, ठीक है। तो विरल माध्यम क्या होता है, जिसमें कण दूर दूर होंगे, सघन माध्यम जिसमें कण पास पास होंगे। तो ये हमारा हो गया विरल माध्यम और सघन माध्यम। इस तरीके से हमारा पहला माध्यम हो गया और ये दूसरा माध्यम। इसमें हम लोग क्या कर दें, एक अभिलंब ड्रॉ कर दें, और आने वाली किरण का नाम हमें पता ही है क्या, आपतित किरण, और इस कोण को क्या बोलेंगे, आपतन कोण, ठीक है। आने वाली किरण का क्या नाम है, आपतित किरण, और जब टकरा के मुड़ जाता था तो परावर्तित किरण होता था, लेकिन यहाँ पे टकरा के मुड़ेगा नहीं, जब ये दूसरे माध्यम में जाएगा क्या होगा, जब दूसरे माध्यम में जाएगा तो इसको जाना चाहिए स्टेट इस तरीके से, लेकिन क्या हो जा रहा है, ये अभिलंब की ओर क्या हो जा रहा है, झुक जा रहा है, अभिलंब के पास आ जा रहा है। एक बार आप लोग अच्छे से फिगर को देख लीजिए, ये देखिए, आप इसको जाना चाहिए जब दूसरे माध्यम में, पहले माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जा रहा है तो इसको स्टेट जाना चाहिए, लेकिन क्या हो जा रहा है, ये अभिलंब से के पास आ जा रहा है, ये हमारा क्या अभिलंब इसके क्या हो जा रहा है, ये पास आ जा रहा है। तो आने वाली किरण को आपतित किरण, और जब दूसरे माध्यम में जाएगा और अभिलंब के पास आ जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, उस किरण को अपवर्तित किरण। तो आपतित किरण और अपवर्तित किरण। आपतित किरण मतलब जो आपतित किरण अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा जिसको क्या बोलेंगे, आपतन कोण, इसका क्या नाम है, आई। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसको क्या बोलेंगे, आर, उसको क्या बोलेंगे, कोण आर।
तो आने वाली किरण आपतित किरण, और जब अभिलंब की ओर झुक जा रही है उसको क्या बोलेंगे? अपवर्तित किरण। तो ये हमारा क्या रहा? प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश के अपवर्तन में क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होगी? अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो ये देखिए अपने मार्ग से क्या होगी? विचलित होगी, मतलब इसको जाना चाहिए स्टेट, लेकिन ये स्टेट ना जाके इधर आ गया। विचलित होने का मतलब इधर भी आ सकता है और उधर भी हो सकता है। इसको जाना चाहिए इधर, चला गया उधर, इस तरीके से। ठीक है, मतलब कोई प्रकाश किरण इस तरीके से आ रही है लेकिन उसको जाना चाहिए स्ट्रेट, लेकिन क्या हो गया? उधर चली गई, इधर चली गई, इधर, मतलब डाइवर्ज हो गई, मुड़ गई अपने स्थान से। तो हो गया हमारा क्या? प्रकाश का अपवर्तन। लेकिन कंडीशन क्या है? हमारा जो माध्यम रहना चाहिए वो अलग अलग होना चाहिए। इसके नियम हम लोग देख लेंगे। अपवर्तन के नियम क्या होते हैं? तो आपतन कोण हमने बताया, आपतन कोण क्या होता है? आई। कोण की जा, मतलब जा मतलब साइन, जा मतलब क्या होता है? साइन। तो जा साइन, आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा। जो अपवर्तन कोण की जा आर जिसको बोलते हैं, आपतन कोण आई। तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण की जा, मतलब आपतन कोण की थीटा और अपवर्तन कोण की थीटा का जो अनुपात क्या होता है? वो नियत होता है। मतलब दोनों की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? नियत होती है। यहाँ पे लिख दिया हमने क्या? साइन आई अपॉन साइन आर बराबर एन। साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या? एन। इस तरीके से, जहाँ एन क्या है? एक नियतांक है जिसे दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। एन क्या? हमारा अपवर्तनांक। नियतांक मान ले रहे हैं, अपवर्तनांक है, नियतांक है। ठीक है, नियतांक है, मान ले रहे हैं एन क्या है? नियतांक है, जिसे क्या कहेंगे? दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, मतलब दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। नेक्स्ट हमारा क्या? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में है। तो ये हमारे नेक्स्ट पॉइंट कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। हमने यहाँ कुछ दर्पण ड्रॉ किया, जैसे हमारा क्या हो गया? उत्तल दर्पण। ये क्या हो गया? अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण मतलब उभरा हुआ इस तरीके से, इस साइड क्या हमारा प्लेन है, मतलब हमको फिगर अपना देखना रहेगा, अपना चित्र देखना रहेगा, अपना प्रतिबिंब देखना रहेगा, तो हम इधर खड़े होंगे। ठीक है, इस तरीके से। इधर क्या है? उभरा हुआ भाग है ना, इसलिए उत्तल दर्पण हो गया। आप लोग याद भी कर सकते हैं, उत्तल दर्पण मतलब ऊ से उत्तल और ऊ से उभरा हुआ। तो उभरा हुआ भाग यही है। अवतल अंदर की ओर धंसा हुआ है, इधर हम खड़े होंगे अपना फिगर देखने के लिए। तो हमारा क्या हो गया? दर्पण। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। समतल दर्पण भी होता है इस तरीके से। तो फिलहाल हमारा उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों इंपॉर्टेंट है। अभी आगे इंपॉर्टेंट होंगे, आप लोग पहले देख लीजिए इसमें होते क्या क्या हैं। ये हमारा क्या हो गया? ध्रुव। आप लोग को पता होगा ये क्या होगा? ध्रुव। इस दर्पण के बीचों बीच में क्या होता है? ध्रुव। और ये जो जिस गोले से बना होता है, ये जो दर्पण हमारा गोले का एक क्या होता है? भाग ही तो होता है। गोले का एक भाग है, इसको ऐसे ड्रॉ कर दें तो इस तरीके से ये उत्तल दर्पण बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्या है? ये गोले का भाग है ये। और ये क्या होता है? हमारा सेंटर। सॉरी, ये सेंटर बना नहीं है, लेकिन ये क्या है? सेंटर। इस वृत्त का, सॉरी, इस गोले का क्या है? सेंटर। इस गोले का क्या है? एक सेंटर, इसीलिए बोलेंगे इसे वक्रता केंद्र। इसे क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र। यहाँ पे एफ क्या है? फोकस दूरी। ये क्या है? हमारा फोकस। ये हमारा क्या है? फोकस। इसे क्या बोलेंगे? फोकस। इसे बोलेंगे वक्रता केंद्र, इसे बोलेंगे फोकस। और ये क्या हमारा? ध्रुव, पोल। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या। मतलब ये वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या। और फोकस से ध्रुव के बीच में दूरी को क्या बोलेंगे? फोकस दूरी। एज इट इज जैसे हमारा उत्तल दर्पण भी है। ठीक है, ये हमारा क्या है? फोकस। ये हमारा क्या है? वक्रता केंद्र। ये क्या हमारा? पोल, मतलब ध्रुव है। ये क्या हमारा? वक्रता त्रिज्या। ये क्या हमारी? फोकस दूरी। आगे अभी हम लोग और अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? इस तरीके से हमने फिगर ड्रॉ किया, तो पहले हम लोग इस कुछ थ्योरी पढ़ लेते हैं, कुछ हम लोग नियम पढ़ लेते हैं इसके बारे में, तो फिर आपको फिगर समझाएंगे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है? जो किरण क्या फोकस से होकर जाती हैं वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक है, जो किरण फोकस से होकर जाएंगे वो क्या? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है? जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं वो फोकस से होकर जाएंगी, मतलब परावर्तन के पश्चात क्या? फोकस से होकर जाएंगी।
और जो किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं वो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाएंगे। तो अब हम लोग फिगर देखते हैं। हमने नोट्स पढ़ा, अब हम लोग क्या देखेंगे फिगर। ये हमारा क्या अवतल दर्पण। नोट्स पढ़ने के बाद अब हम लोग समझते हैं कि क्या कह रहा है उस नोट्स में। हमारा क्या अवतल दर्पण, इसमें क्या है, ये इसको जो ये लाइन ड्रॉ है इसे बोलेंगे मुख्य अक्ष। इसे क्या बोलेंगे मुख्य अक्ष। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बोलेंगे वक्रता, सॉरी वक्रता केंद्र। ये हमारा क्या वक्रता केंद्र, ये क्या हमारी फोकस, ये क्या वक्रता केंद्र और ये फोकस। ये बोलेंगे इसको यहाँ से यहाँ तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या। सी से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलेंगे ध्रुव के बीच वक्रता त्रिज्या। और ये फोकस दूरी, ये क्या हमारी फोकस दूरी, ये क्या हमारी फोकस दूरी। फोकस दूरी और क्या है ये यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे फोकस दूरी, और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। ठीक है, और इस लाइन को बोलेंगे मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे मुख्य अक्ष। तो जब भी कोई मान ले रहे हैं कोई वस्तु है उसका प्रतिबिंब बनाना है, तो मान ले रहे कोई वस्तु है और उससे निकलने वाला प्रकाश जब इस दर्पण पर पड़ेगा, अवतल दर्पण पर पड़ेगा, और ये क्या मुख्य अक्ष के समांतर, आप लोग देख सकते हैं ये इसके समांतर। तो नोट्स में पहला नोट्स क्या लिखा था, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और दर्पण से टकराने के पश्चात तो कहाँ जाएंगे फोकस से होकर जाएगी। मतलब कोई किरण जब जाएगी, मतलब कोई प्रकाश किरण क्या आपतित होगी तो परावर्तन के पश्चात क्या मुख्य फोकस से होकर जाएगी। पहला पॉइंट हमारा यही लिखा था। पहला पॉइंट क्या लिखा था, जो किरणें फोकस से होकर जाती हैं, मतलब सॉरी ये हम देख ले रहे हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा हमने फिगर समझ लिया, तो दूसरा पॉइंट देख ले रहे हैं, जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं वो क्या परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएंगे। पहला पॉइंट भी देखेंगे, तो दूसरा पॉइंट हमने फिगर दूसरा समझा दिया, तो दूसरा पॉइंट देख लीजिए, उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। तो जो किरणें क्या मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं वो परावर्तन के पश्चात क्या फोकस से होकर जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा ये जो किरण था क्या था, ये मुख्य अक्ष के क्या था समांतर था, तो जब परावर्तन हुआ तो क्या हुआ ये फोकस से होकर गया। फोकस से होकर गया नहीं, फोकस पॉइंट से होकर गया। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था, तो हमारा दूसरा पॉइंट था, दूसरा पॉइंट हमने पढ़ लिया। लेकिन फर्स्ट पॉइंट क्या था, जब कोई किरण फोकस से होकर जाएगा, क्या फोकस से होकर जाएगा तो परावर्तन के पश्चात क्या मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। ये पॉइंट और जो हमने ये वाली पॉइंट बताया, समांतर होके जाएगा, समांतर जाएगा तो परावर्तन के पश्चात क्या फोकस से होकर जाएगा, और यदि फोकस से होकर जा रहा है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। दोनों पॉइंट सिमिलर हैं, ठीक है, एक ही पॉइंट है, लेकिन हमने अलग अलग तरीके से बताया, तो अलग अलग पॉइंट है, लेकिन फिर भी आप लोग एक ही पॉइंट समझेंगे उनको। तो पहला क्या था, यदि कोई किरण समांतर सॉरी मुख्य अक्ष के क्या है समांतर है, मुख्य अक्ष के क्या समांतर है, तो परावर्तन के पश्चात क्या मतलब जब इस दर्पण पड़ेगा तो टकराने के पश्चात कहाँ से जाएगा वो फोकस से होकर जाएगा। ये आपको हम इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग कंडीशन पढ़ने वाले हैं, तो उस कंडीशन में उस नियम में हम लोग ये जो अप्लाई करेंगे, ठीक है, ये प्रकाश का परावर्तन का जो ये नियम है इसे क्या करेंगे अप्लाई करेंगे, कौन सी किरण कहाँ से होकर जाएगी ये सब हम लोग अप्लाई करने वाले हैं उसमें। तो पहला क्या मुख्य अक्ष के समांतर है तो कहाँ से जाएगा फोकस से, यदि फोकस से होकर जा रहा है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, जो किरण समांतर जाएगा मुख्य अक्ष के क्या जाएगा समांतर, और परावर्तन के पश्चात हमेशा कहाँ से होकर जाएगा फोकस से, और यदि कोई किरण फोकस से होकर जा रहा है तो परावर्तन के पश्चात तो अपने आप मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगा समांतर हो जाएगा वो किरण। इस तरीके से ये देखिए मुख्य अक्ष के समांतर था तो फोकस से होकर जा रहा है, और ये फोकस से होकर जा रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। थर्ड हमारा पॉइंट क्या था, यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। आप लोग देख सकते हैं ये क्या है, इसी मार्ग पर आई और इसी मार्ग पर वापस लौट गई, मतलब वक्रता केंद्र से होकर आ रही है उसी मार्ग से वापस लौट जा रही है। ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। यहाँ पे थ्योरी लिखा है क्या, जो किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं परावर्तन के पश्चात क्या उसी मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। तो ये थे हमारे 3 पॉइंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे इस तरीके से कंडीशन पूछ सकता है और लॉन्ग में भी पूछ सकता है, ऑप्शनल में पूछ सकता है, मतलब कई तरीके से आपको ये पूछ सकता है। ये जो कंडीशन है कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, मतलब अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगा, और जब हमारा ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु जब कहाँ कहाँ होगा तो प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बन सकता है, इस तरीके से, ठीक है। तो पहला क्या है, अवतल दर्पण द्वारा क्या प्रतिबिंब को बनना, अवतल दर्पण हम बताएं इस तरीके से होता है। तो पहला क्या हमारा, जब वस्तु अनंत पर हो, मान ले रहे हैं कोई वस्तु अनंत पर है, ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मान ले रहे हैं कोई वस्तु अनंत पर है इसलिए हमने डॉट डॉट कर दिया।
अब देखिए हमने ऊपर जो आपको बताया था नियम, क्या आपको जो बताया कि कौन सा किरण कहाँ से जाएगी इस तरीके का, अब यहाँ पे हम लोग वही अप्लाई करने वाले हैं। तो मान ले रहे हैं कोई वस्तु कहाँ है, अनंत पर, ठीक है, उससे आने वाली प्रकाश किरण जब इस दर्पण पर टकराती हैं तो परावर्तन के पश्चात बताएं मुख्य अक्ष के जब समांतर आएगी तो क्या परावर्तन के पश्चात क्या फोकस से होकर जाएगी। बताए थे हमने जब कोई भी किरण क्या होगी, जब कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो परावर्तन के पश्चात क्या फोकस से होकर जाएगी। तो हमने ये फोकस से निकाल दिया एक किरण। दूसरी किरण हम लोग ले लेते हैं, मान ले रहे कोई किरण फोकस से होकर जा रही है तो बताए थे परावर्तन के पश्चात क्या हुआ, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये हमारा क्या था, मुख्य अक्ष, इसी की क्या हो गई, समांतर हो गई ये दोनों। इस तरीके से ये और ये दोनों क्या हो गए, समांतर। यहाँ दूसरी किरण क्या है, फोकस से होकर, और मुख्य अक्ष की क्या होगी, समांतर। अब पहला क्या था, मुख्य अक्ष के समांतर आ गई तो फोकस से होकर गई। अब आप लोग देख सकते हैं दोनों किरण कहाँ पर काट रही है, दोनों किरण कहाँ काट रही है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ क्या, यहाँ पे काट रही है दोनों किरण। तो जहाँ काटेगी प्रतिबिंब वहीं बनेगा, ठीक है। तो ये हमारे ख्याल से एज इट इज ये फोकस पे ही काट रही है, कहाँ पे, ये फोकस पे ही काट रही हैं, ठीक है। आप लोग फिगर अच्छे से ड्रॉ करेंगे तो ये जो दोनों किरण है वो कहाँ काटेंगी, फोकस के नीचे, मतलब फोकस पर ही काटेंगी। इस तरीके से यदि हमारे पास कोई वस्तु है और उसका अनंत है तो आप लोग 3 पॉइंट भी ले सकते हैं, 3 किरण भी गुजार सकते हैं, लेकिन हमने 2 पॉइंट, आपको अधिकतर कितनी पॉइंट लेनी है, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आपको 2 ही पॉइंट लेनी है, 2 किरण लेनी है, ठीक है। तो हमने 2 किरण ले लिया। पहला समांतर था तो फोकस से होकर गया, दूसरा क्या था, फोकस से होकर जा रहा मुख्य अक्ष के समांतर। तो दोनों जो काटेंगी वो कहाँ पे काटेंगी, फोकस पे। तो आप लोग देख सकते हैं उसका फिगर यहाँ पे बनेगा इस तरीके से, जहाँ पे दोनों पॉइंट कटेंगी वहीं पे क्या बन जाएगा, फिगर बन जाएगा। जहाँ पे भी 2 किरणें मिलेंगी वहीं पे क्या बन जाएगा, फिगर बन जाएगा, वहीं चित्र बन जाएगा, वहीं प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा आप लोग देख सकते हैं। इसके लिए जब हमारा वस्तु क्या हो, अनंत पर हो तो क्या होगा, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, छोटा सा बना है इस तरीके से, वास्तविक बनेगा और उल्टा। यहाँ पे हमारा क्या था, यहाँ पे जो वस्तु था हमारा क्या था, यहाँ जो वस्तु हमारा है इस तरीके से है तो उल्टा बन गया, क्या तीर नीचे हो गया इस तरीके से। तो क्या, जब वस्तु हमारा अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब क्या बनता है, उल्टा बनेगा, और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। जब अनंत पर रहेगा तो क्या होगा, उसका बहुत छोटा बनेगा और फोकस पर बनेगा। हमने बताया कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा इस तरीके से, ठीक है। तो पहला हमारा ये कंडीशन हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग स्पीड से देखेंगे। जब क्या हो, अनंत पर हो और वक्रता केंद्र के बीच में हो। पहला क्या था, जब अनंत पर हो, अब क्या है, जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो। पहले अनंत पे था लेकिन अब अनंत पे नहीं है, अब क्या है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं भी हो सकता है। तो मान ले रहे हैं वक्र, अनंत और वक्रता केंद्र मतलब ये रहा हमारा, इसके बीच में है। तो 2 किरण हम लोग आ जाएंगे, पहले समांतर है तो फोकस से होकर जाएगा, दूसरा फोकस है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा इस तरीके से। दोनों किरणें यहाँ पे मिल रही हैं, मतलब प्रतिबिंब भी हमारा कहाँ बनेगा, यहीं पे बनेगा। जहाँ 2 किरणें मिलेंगी वहीं प्रतिबिंब बन जाएगा इस तरीके से। तो ये प्रतिबिंब बन कहाँ रहा है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। वास्तविक कैसे बनेगा, क्योंकि जिस साइड वस्तु है वो उसी साइड हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। तो जिस साइड वस्तु रहेगा उसी साइड प्रतिबिंब बनेगा, तो उसे बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक बन रहा है, वस्तु से हमारा छोटा ही बन रहा है। देखिए ये हमारा क्या, वस्तु से छोटा है, छोटा है कि नहीं है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देख लेना, वस्तु से छोटा ही बनेगा। और उल्टा बन रहा है तो हमारा थी क्या, जब वस्तु क्या अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो यहाँ पे वो पॉइंट लिखा है जो हमने आपको बताया, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा और वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। वक्रता केंद्र हमने बताया ना, वक्रता केंद्र फोकस के बीच में बनेगा, तो वही है। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, जब वस्तु क्या वक्रता केंद्र पर हो, मतलब वक्रता केंद्र पर हो इस तरीके से, तो 2 प्रकाश किरण निकालेंगे। पहला समांतर है तो फोकस से होकर जाएगा, दूसरा क्या फोकस से होकर जा रहा है मुख्य अक्ष के समांतर। अब आप लोग देख सकते हैं दोनों किरण कहाँ हैं, यहाँ पे मिल रही हैं दोनों किरण। पहला ये गया इस तरीके से, दूसरा ये वाला, दोनों इसी पॉइंट पर मिल रही हैं। तो जहाँ पॉइंट पर मिलेंगी वहीं क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तो क्या था, हमारा ऑब्जेक्ट भी तो वक्रता केंद्र पर था, प्रतिबिंब भी वहीं पे बन गया, मतलब वास्तविक बन रहा है। वास्तविक क्यों, उसी साइड बन रहा है, तो वास्तविक बन रहा है, वस्तु के बराबर ही बनेगा, क्योंकि जहाँ पर प्रतिबिंब है वहीं पर बन रहा है, तो जाहिर सी बात है क्या बराबर बनेगा। और क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे लिखा गया है, जब वस्तु क्या वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बराबर बनेगा, वस्तु के क्या होगा, बराबर बनेगा, ठीक है।
तो पॉइंट क्या था हमारा, जब वक्रता केंद्र पर हो तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा और वास्तविक और उल्टा बनेगा। इस तरीके का ये पॉइंट हो गया। पॉइंट को आप लोग समझ सकते हैं फिगर ड्रॉ करके। ठीक है, आप लोग जब फिगर ड्रॉ करेंगे बनाएंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई वस्तु है उसको और पास कर दे रहे हैं, उसको किसके पास कर दे रहे हैं, मान ले रहे हैं फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में मान ले रहे हैं। पहले क्या था, अनंत पे, फिर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, वक्रता केंद्र पर था, अब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रहा। तो वक्रता केंद्र सी और फोकस के बीच हो तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, तो दो किरण निकालेंगे, पहला समांतर है तो मुख्य अक्ष के, सॉरी पहला क्या है मुख्य अक्ष के समांतर, तो कहाँ से जाएगा फोकस से, दूसरा क्या है फोकस से होकर जा रहा मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। इस तरीके से तो दोनों किरणें कहाँ मिल रही हैं, यहाँ पे मिल रही हैं, दोनों किरणें यहाँ पे मिल रही हैं, मतलब प्रतिबिंब हमारा क्या बनेगा। अब देखिए बड़ा बन रहा है, इससे मुख्य अक्ष से यहाँ पे दूरी क्या है, ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है क्या बड़ा बन रहा है, उल्टा बन रहा है और वास्तविक बन रहा है। और कहाँ बन रहा है, अनंत और वक्रता केंद्र, यहाँ देखिए अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा है कि नहीं बन रहा, बन रहा है इस तरीके से। तो यही पॉइंट यही लिखा है हमने जो बताया, जब वस्तु क्या हो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा बना। अब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा इस तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, जब वस्तु क्या हो फोकस पर हो, जब वस्तु क्या हो फोकस पर हो तो मान ले रहा वस्तु हमारा फोकस पर आ गया, दो किरण जाएगा, पहला क्या है हमारा ये वाला किरण है मुख्य अक्ष के समांतर, तो कहाँ से होकर जाएगा फोकस से, फोकस से होकर जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है। और दूसरी किरण क्या है हमने निकाल दिया, मान ले रहे हैं वक्रता, सॉरी वक्रता केंद्र से, हाँ दूसरी किरण कहाँ से निकाल दिया वक्रता केंद्र। पहला हमारा किरण क्या था मुख्य अक्ष के समांतर, तो कहाँ से होकर जाएगा फोकस से, और दूसरा हमारा क्या था मान ले रहे हैं वक्रता केंद्र से होकर जाएगा इस तरीके से। तो उसी मार्ग पे वापस लौट जाएगा, बताएं वक्रता केंद्र पर जब भी कोई किरण आएगा तो क्या उसी मार्ग पे वापस लौट जाएगा, तो आया इधर ही से और इधर ही से चला गया। तो दोनों पॉइंट को यदि हम आगे ऐसे बढ़ाते जाएं, ठीक है, इस तरीके से हमने क्या कर दोनों पॉइंट को आगे बढ़ाते जाएं तो क्या होंगी अनंत पे जाकर के क्या होंगी मिल जाएंगे। इस तरीके से दोनों किरण क्या होंगी अनंत पर जाकर मिलेंगे, तो जहाँ मिलेंगे वहीं प्रतिबिंब बनेगा इस तरीके से। लेकिन ये दोनों किरणें मिलेंगी जरूर, ठीक है, आप लोग इसको जो अच्छे से ड्रॉ करेंगे तो ये इस टाइप से आएगा, ठीक है, इस टाइप से, ये इस टाइप से आएगा। तो ये किरणें क्या मिलेंगी अनंत पर मिल जाएंगी जा करके। तो वस्तु से पहली बात प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं है जितना हम ऑब्जेक्ट को पास में लाएंगे, जितना हम वस्तु को दर्पण के पास लाएंगे हमारा जो ऑब्जेक्ट है उतना बड़ा बनेगा, ये चीज़ आप लोग याद रखिए। और जिधर बन रहा, जिधर मतलब हमारा सब्जेक्ट है, जिधर वस्तु उधर ही फिगर बन रहा है, उधर प्रतिबिंब बन रहा है, तो वास्तविक होगा और उल्टा होगा, वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, याद रखिएगा, वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, वास्तविक होगा तो क्या होगा उल्टा। तो पॉइंट यहाँ पे लिखा है जो हमने आपको बताया। पहला क्या है जब वस्तु क्या फोकस पर हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और वस्तु से क्या बहुत बड़ा बनेगा, हमने बताया वस्तु से क्या बहुत बड़ा बनेगा और अनंत पर बनेगा। हमें पता नहीं कहाँ पे बनेगा इसलिए हमने डॉट डॉट कर दिया, तो अनंत पर बनेगा। जब अनंत पे था तो फोकस पे बन रहा, फोकस पे है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा अनंत पे, जीटी जैसे उसका क्या उल्टा है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, जब वस्तु क्या हो फोकस और ध्रुव के बीच में हो, पास मिला दिया और पास मिला दिया, जब वस्तु क्या हो फोकस और ध्रुव के बीच में हो तो पहला किरण क्या निकाल दिया समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, तो कहाँ से होकर जाएगा फोकस से, पता है जब समांतर रहेगा तो मुख्य अक्ष फोकस से जाएगा। दूसरा हमने क्या निकाल दिया वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र पे जाएगा तो उसी मार्ग पे वापस लौट जाएगा। तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे, देखिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, तो इधर हम जितना बढ़ाएंगे उतनी दूरी क्या होगी बढ़ेगी, कभी ये दोनों मिलेंगे नहीं। इस तरीके से देखिए कभी ये दोनों मिलेंगे नहीं, तो अब नहीं मिलेंगे तो फिगर नहीं बनेगा, बनेगा। हम इस जो हमने लाइन ड्रॉ की ये नहीं मिलेंगी तो अब हम इसके एज इट इज ऐसे सीधा लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। मिरर के पीछे डॉट 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 हमने किया, यहाँ पे किया है ना, तो डॉट डॉट हमने कर देंगे। क्या कर देंगे हम यहाँ पे फिगर को पीछे साइड में इस तरीके से डॉटेड लाइन से कर देंगे, तो हमारा जो फिगर है वो पीछे बनेगा, हमारा जो फिगर क्या है पीछे बनेगा और ऑब्जेक्ट से क्या बनेगा बड़ा। और जब भी ऑब्जेक्ट के दूसरी साइड बनेगा, मतलब जब भी वस्तु के दूसरे साइड बनेगा तो क्या होगा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक नहीं होगा, आभासी होगा। क्योंकि ये डॉटेड लाइन का मतलब क्या होता है, ये प्रतीत हमने किया कि बन सकता है, प्रतीत किया है हमने क्या बन सकता है, इसलिए हमने क्या मान लिया इसे आभासी। और आभासी बनेगा तो हमेशा कहाँ बनेगा सीधा बनेगा, आभासी बनेगा तो कैसा बनेगा सीधा बनेगा, और वस्तु से बड़ा तो बनेगा ही बनेगा। तो यही कुछ पॉइंट है यहाँ पे लिखा है, जब वस्तु कहाँ हो फोकस और ध्रुव के बीच में हो
तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। आभासी रहेगा तो सीधा, और वास्तविक रहेगा तो उल्टा। वस्तु के आकार का क्या, बहुत बड़ा बन जाएगा, मतलब वस्तु से बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा। इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं, वस्तु से क्या, बहुत बड़ा बनेगा। अब हम लोगों ने अवतल दर्पण के लिए पढ़ा था, जितना भी पढ़ा था क्या, अवतल दर्पण इस तरीके का था हमारा अवतल दर्पण। अब हम क्या पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में आप लोग टेंशन ना लीजिएगा, उतना ज़्यादा कंडीशन इसमें नहीं है, इसमें केवल एक ही कंडीशन है। तो उत्तल दर्पण में हम लोग पढ़ेंगे, तो यदि मान ले रहे हैं कोई वस्तु है, ठीक है, कहीं पर भी हो, कहीं पर हो, ठीक है, हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट हो कहीं पर भी हो, तो दो किरण हमेशा निकालेंगे। पहला कहाँ जाएगा, इसके समांतर, तो परावर्तन के पश्चात क्या, फोकस से होकर जाएगा। तो मान ले रहे हैं फोकस से होकर जा रहा है इस तरीके से। दूसरा क्या, वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र पे जाएगा तो उसी मार्ग पे क्या हो जाएगा, वापस लौट आएगा। हमने ड्रॉ कर दिया इस तरीके से। अब आप लोग देख सकते हैं ये जो लाइन ड्रॉ है इस तरीके से मुड़ गया ना, अरे परावर्तन के पश्चात क्या होगा, मुड़ जाएगा और ये फोकस से होकर जाएगा। तो फोकस हमने पीछे इस तरीके से डॉटेड लाइन कर, इस लाइन पे गया, इसी लाइन पे क्या हो गया, वापस वक्रता केंद्र से गया, वक्रता केंद्र पे क्या हो गया, वापस लौट आया। तो हमने जब इसे ड्रॉ किया इस डॉटेड लाइन से, आप लोग देख सकते हैं डॉटेड लाइन से हमने जब ड्रॉ कर दिया तो कहाँ मिल गए, ध्रुव और फोकस के बीच में। तो हमेशा हम ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखेंगे, ये हमेशा फिगर कहाँ बनेगा, ध्रुव और फोकस के बीच में। आप लोग घर पे प्रैक्टिस करिएगा, फिगर को एक बार इधर रखिएगा, एक बार पास रखिएगा, एक बार कहीं और पे रखिएगा, मतलब दूर इस तरीके से चेंज करिएगा। एक बार यहाँ पे रख लीजिएगा, एक बार यहाँ, और आप लोग ट्राई करिएगा कि फिगर कहाँ बन रहा है, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है, ऑब्जेक्ट के दूसरे साइड तो हमेशा कहाँ बनेगा, आभासी। तो जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत तथा वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र पर हो, फोकस, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो, फोकस पर हो, फोकस और ध्रुव के बीच में हो, कहीं पर भी हो, तो प्रतिबिंब क्या, प्रत्येक स्थिति में आभासी और सीधा होगा, और वस्तु से हमेशा कैसा बनेगा, छोटा। तो याद रखिएगा, किस दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए, उभरा हुआ दर्पण उत्तल दर्पण के लिए हमारा एक कंडीशन है, वस्तु कहाँ बनेगा, ध्रुव और फोकस के बीच में। ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा, कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा एक कंडीशन है केवल उत्तल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण के लिए तो एग्जाम में आपको अवतल दर्पण से ही रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन मिलेगा। उत्तल दर्पण से आपको रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन शॉर्ट आंसर में मिलेगा, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में मिलेगा, जैसे MCQ में पूछ लिया, ठीक है, 2 नंबर में पूछ लिया। लेकिन लॉन्ग में यदि पूछना होगा तो वो क्या करेगा, अवतल दर्पण को उठाएगा, बोलेगा अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बन सकता है, सभी स्थितियों का क्या करें, वर्णन करें, इस तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, रेखीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन क्या है, किसी दर्पण का रेखीय आवर्धन क्या होता है, उस दर्पण द्वारा बने गए प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई। सीधा सीधा जानिए, रेखीय आवर्धन क्या होता है, वस्तु की लंबाई और जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी लंबाई का अनुपात को क्या बोलते हैं, रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन को क्या, M से डिनोट करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं रेखीय आवर्धन M बराबर क्या, I फॉर इमेज, इमेज का इमेज, सॉरी इमेज का लेंथ, इमेज की लंबाई और ऑब्जेक्ट की लंबाई, इमेज की लंबाई और ऑब्जेक्ट की लंबाई को क्या बोलते हैं, रेखीय आवर्धन। और ये किसके बराबर होता है, ये फार्मूला आप लोग याद रखेंगे, जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें हमको हेल्प मिलेगा। तो इमेज मतलब इमेज की लंबाई और ऑब्जेक्ट की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात क्या होगा, रेखीय आवर्धन। और ये किसके बराबर होता है, -v/u को, -v/u के। अब v और u क्या है, v और u क्या है, तो जो हमारा v है ये क्या है, हमारा जो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, अब सब वस्तु की दूरी नहीं, प्रतिबिंब की दूरी हमारा क्या v है। और जो u है वो क्या, दर्पण से वस्तु की दूरी, मतलब हम दर्पण से वस्तु कितनी दूरी पर रखेंगे ये हमारा क्या है u, और जो दर्पण से प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा ये हमारा क्या है v, ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो यहाँ पर वही लिखा है, आई क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, ओ क्या है, वस्तु की लंबाई, जो कि हमने आपको बता दिया है। अब हम लोग देखेंगे लेंस। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, लेंस, ठीक है। तो काफ़ी सारे लेंस होते हैं, लेकिन हमको जो पढ़ना है हम केवल वही लेंस को देखेंगे। तो लेंस भी 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, ठीक है। हमने बताया ये क्या, ये उत्तल दर्पण होता है उभरा हुआ, तो इसी तरीके से क्या बन गया, उत्तल लेंस। और क्या है ये, अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण से क्या बन गया, अवतल लेंस। इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है।
तो ये हमारा क्या होगा, ये जब भी इस तरीके से बनेगा तो उत्तल दर्पण उत्तल लेंस होगा, ठीक है, या फिर इस साइड से हो। तो दोनों लेंस कैसे हैं, उत्तल, ये भी और ये भी। अब इसको बीच से आधा काट देंगे तब भी उत्तल ही लेंस रहेगा। और उत्तल लेंस इस तरीके से बनता है। तो फिगर आप लोग देख लीजिए। अब हम इसमें भी कंडीशन पढ़ेंगे, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखें हैं तो फिगर कहाँ पे बनेगा इस तरीके से। तो सबसे पहले पढ़ेंगे लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ लेते हैं। जैसे हमने उसमें पढ़ा था फोकस होता है, ठीक है, ऐसे इसमें भी होंगे, ऐसे इसमें भी होंगे। अब देखिए हमने क्या पढ़ा था, दर्पण जब पढ़ा था तो इस तरीके से पढ़ा था, केवल सिंगल था। ये क्या, कौन सा दर्पण, हमारा अवतल दर्पण है। लेकिन अब हमारा क्या है, अब हमारा देखिए इधर ये क्या अवतल दर्पण, और ये भी क्या एक और अवतल दर्पण। अरे भाई ये उत्तल दर्पण अवतल दर्पण दोनों है, लेकिन मान ले रहे हैं क्या ये अवतल दर्पण है, ये भी अवतल दर्पण है, ठीक है। दोनों को जब सटा देंगे तो क्या इसका भी कुछ फोकस होगा, इसका भी कुछ फोकस होगा, इसका भी वक्रता केंद्र, इसका भी वक्रता केंद्र। तो जाहिर सी बात है दो हैं, मतलब दो दो गोले हैं कि नहीं, एक गोला ये है और एक गोला ये है। दो गोलों को काट कर जब जोड़ेंगे तो दोनों गोले का वक्रता केंद्र अलग अलग होगा, फोकस भी अलग अलग होगा इसी तरीके से। तो पहला क्या हमारा उत्तल लेंस के लिए मान ले रहे हैं, उत्तल लेंस यही हमारा है, ये क्या हमारा उत्तल लेंस। इसके बीच को क्या बोलेंगे, केंद्र। ये किसका केंद्र होगा, इन दोनों जो लेंस है इसके बीच का केंद्र होगा। ये हमारा क्या फोकस, ठीक है, ये क्या हमारा फोकस, ये भी फोकस है। तो ये इस वाले गोले का फोकस है और ये इस वाले गोले का फोकस है, ठीक है। आप लोग एक बार देख लीजिए, ये जो हमारा गोला बन रहा है ये इसका फोकस है, और ये जो है ये इसका फोकस है, ठीक है। ये वाला इसका फोकस है और ये वाला इसका फोकस। ये क्या हमारा वक्रता केंद्र, जिसको हम 2F से बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या होता है फोकस का दुगना होता है। हम बताएं कि ये क्या होगा, ये अगर ये 5 होगा तो ये क्या होगा पूरा यहाँ से यहाँ तक 10 होगा। तो इसलिए हमने इसे 2F दे दिया। ये F है तो ये 2F है, ये फोकस है तो इसे क्या बोलेंगे, द्वितीय फोकस, इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं। और ये प्रकाशिक केंद्र है, ठीक है, सेंटर है दोनों लेंस का, सॉरी दोनों लेंस का बोल रहा है, उत्तल लेंस का सेंटर है वो। इसी तरीके से अवतल लेंस का सेंटर प्रकाशीय केंद्र, इसमें भी द्वितीय फोकस द्वितीय फोकस और फोकस। हमारा क्या है अवतल लेंस, इस तरीके का हमारा अवतल लेंस। तो आईजीटी जैसे इसमें भी है, उत्तल लेंस से क्या प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बन जाएगा। जैसे हमने दर्पण में पढ़ा था कि दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगा, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बन सकता है और अवतल दर्पण द्वारा। ऐसे इसमें भी क्या उत्तल लेंस से प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बन जाएगा और दोनों सेम है, बस फर्क इतना है कि वहाँ पे दर्पण था और यहाँ क्या है लेंस है। वहाँ क्या था दर्पण, यहाँ क्या है लेंस, फर्क इतना है, बाकी सब कंडीशन सेम ही है। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अवतल दर्पण के लिए क्या, जब वस्तु अनंत पर हो। एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, उसमें हम लोग ने जो चीज़ अवतल दर्पण के लिए पढ़ा था, जो चीज़ उसमें अवतल दर्पण के लिए पढ़ा था, क्या चीज़, जो चीज़ हमने उसमें अवतल दर्पण के लिए पढ़ा था, अब हम लोग वहाँ पे वही कंडीशन सेम टू सेम एज इट इज उत्तल लेंस में पढ़ेंगे। एज इट इज उसमें क्या पढ़ेंगे, उत्तल लेंस में। और जो हमने उसमें उत्तल दर्पण में पढ़ा था, जो हमने उसमें उत्तल दर्पण में पढ़ा था, जो हमने उसमें क्या उत्तल दर्पण में पढ़ा था, याद रखिएगा। अब हम लोग इसमें कहाँ पढ़ेंगे, वही चीज़ अवतल लेंस में, अवतल लेंस में, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग इतना चीज़, ये आप पॉइंट आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। क्यों हमने बताया, क्योंकि आपको आगे समझने में काफ़ी हेल्प होगा, ठीक है। क्योंकि आपने पढ़ लिया कि अब कौन सा ऑब्जेक्ट कौन सा पॉइंट हमारा क्या है, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा तो उसका फिगर कहाँ बनेगा, इस तरीके से। तो पहला हमारा क्या था, उसमें अनंत पर हो तो इसमें भी होगा अनंत हो, कंडीशन इसमें केवल उत्तल लेंस है। तो अनंत पर है तो कहाँ बनता है, फोकस पे। इस तरीके से दो किरण गया, एक ये था समांतर है तो कहाँ से होकर जाएगा, फोकस से। एक ये भी समांतर है तो कहाँ से होकर जाएगा, फोकस से। दोनों कहाँ मिल गए, फोकस पे। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस। याद रखिएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट जिधर रहेगा, यदि उधर बनता है तो क्या होगा, आभासी। दूसरी साइड बनेगा तो वास्तविक, ठीक है। दूसरी साइड बनेगा तब वास्तविक इसमें हम लोग मानेंगे। तो दूसरी साइड बन रहा है तो वास्तविक है ये, ठीक है। जब डॉटेड लाइन से करेंगे तब आभासी होगा, यहाँ डॉटेड लाइन हमने थोड़ी ना किया है। तो जब वस्तु क्या अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु की दूसरी ओर बनता है, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, जब वस्तु क्या हो अनंत और द्वितीय फोकस, उसमें क्या था वक्रता केंद्र। यहाँ पे वक्रता केंद्र के जगह पे क्या आ गया, द्वितीय फोकस 2F के बीच में हो।
तो उसमें कंडीशन हमने पहले लिख दिया कि क्या होगा, जब अनंत पर होगा और द्वितीय फोकस के बीच में होगा तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। हमें पता दूसरी साइड बनेगा तो क्या बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा ही बनेगा, क्योंकि कहाँ है, अनंत और द्वितीय फोकस के बीच में है तो छोटा बनेगा। जब भी द्वितीय फोकस के बाद मतलब द्वितीय फोकस पे आ जाएगा तो उसी पे बनेगा, इमेज का साइज वही रहेगा, लेकिन जब द्वितीय फोकस से आगे जाएगा, ठीक है, तो वस्तु का आकार बढ़ेगा, मतलब उसके जितना पास आएगा तो इमेज बड़ा होगा, जितना दूर जाएगा ऑब्जेक्ट, जितना हम दूर खड़े रहेंगे लेंस से, हमारा इमेज क्या होगा, उतना छोटा बनेगा, जितना पास आएगा उतना बड़ा। ठीक है, तो क्या होगा, हमारा दूसरी ओर बनेगा फोकस और द्वितीय फोकस के बीच में बनेगा। तो आप लोग फिगर देख सकते हैं यहाँ पे हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट अनंत और 2f के बीच में है। तो पहला क्या आ गया, समांतर मुख्य अक्ष के समांतर, तो कहाँ से होकर जाएगा, फोकस से। दूसरा फोकस से होकर जा रहा है तो मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगा, समांतर। ठीक है, दोनों कहाँ है, फोकस और 2f के बीच में, तो प्रतिबिंब भी हमारा वहीं बनेगा। तो कंडीशन हमने लिख दिया था। तीसरा कंडीशन क्या है, जब वस्तु क्या हो, द्वितीय फोकस पर हो। उसमें क्या था, जब वो कथा केंद्र पर, इसमें द्वितीय फोकस हो। तो जब द्वितीय फोकस पे होगा तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु की दूसरी ओर बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। और कहाँ बनेगा, द्वितीय फोकस पर बनेगा, दूसरी साइड में। ठीक है, ये देखिए आप लोग, हमारा इमेज यहाँ पे है 2f पर, द्वितीय फोकस पर समांतर गया तो कहाँ से होकर जाएगा, फोकस से। और कहाँ फोकस से है तो कहाँ हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर। तो यहाँ देखिए इमेज यहाँ बन रहा है ना। जितना बड़ा हमारा ऑब्जेक्ट है, जितना बड़ा हमारा वस्तु, उतनी बड़ी क्या है, इमेज है, प्रतिबिंब है उतनी बड़ी। दूसरी साइड बन रहा है मतलब क्या, वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है और वस्तु के बराबर, क्योंकि 2f पे है तो 2f के इमेज बना है, जहाँ पे था वहीं पे है, तो जाहिर सी बात है इमेज के की साइज क्या होगी, सेम ही होगी। जब 2f पर हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा और 2f पर ही इमेज बनेगा। जब हमारा क्या 2f पर ऑब्जेक्ट रहे मतलब 2f पर हमारा क्या रहे, द्वितीय फोकस पर जब वस्तु रहे, तो जब इमेज भी द्वितीय फोकस पर बने तो उसके बराबर ही बनेगा। जैसे उसमें क्या था, वक्रता केंद्र पर था तो वक्रता केंद्र पर बनता था, इस तरीके का। तो ये रहा फिगर उसका। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जब क्या हो, वस्तु द्वितीय फोकस और फोकस के बीच में हो, द्वितीय फोकस 2f और f के बीच में हो। तो क्या, जब द्वितीय फोकस और फोकस के बीच में होगा तो जाहिर सी बात है क्या होगा, अभी आभासी ही बनेगा, और सॉरी वास्तविक बनेगा, और क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। आभासी नहीं, क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, और वस्तु से बड़ा बनेगा, दूसरी साइड बनेगा, ये तो पता ही है हमें। इस तरीके से इमेज, कोई सब्जेक्ट है, समांतर है तो क्या हो जाएगा, फोकस से, और प्रकाशिक केंद्र से है तो कहाँ से, वहीं से निकल जाएगा। तो दोनों जब जहाँ मिलेंगे वहीं क्या बन जाएगा, इमेज। तो कहाँ बन रहा है, 2f और अनंत के बीच में। आप लोग देख सकते हैं यहाँ क्या अनंत और यहाँ क्या 2f, तो इसी के बीच में तो बन रहा है इमेज, इस तरीके का। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, जब वस्तु क्या हो, फोकस पर। जब वस्तु क्या हो, फोकस पर, तो फोकस पर हमारा है, फोकस पर है ना। यहाँ पे आप लोग देखिए, जब वस्तु क्या हो, फोकस पे, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस समांतर है तो फोकस से होकर जाएगा, और वक्रता सॉरी प्रकाशिक केंद्र से तो उसी पे निकल जाएगा। तो दोनों को जब हम लोग मिलाएंगे लास्ट में जाके अनंत पर ही मिलेंगे बिंदु। बिंदु जब हम लोग मिलाते जाएंगे तो कहाँ पे मिलेंगे, अनंत पे। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे, ये दोनों बिंदु कहाँ पे मिलेंगे, अनंत पर। इसलिए यहाँ कंडीशन इसका यहाँ पे लिखा हुआ है कंडीशन, जब वस्तु का फोकस पर हो तो क्या प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, और अनंत पर बनेगा। जैसे उसमें था फोकस पर तो क्या था, वास्तविक बनता था, वस्तु से बड़ा बनता था काफ़ी। ठीक है, और कहाँ बनता था, अनंत पर। यहाँ पे भी क्या बनेगा, अनंत पर ही बनेगा। अब जब क्या हो, प्रकाशिक केंद्र, उसमें ध्रुव था P, अब यहाँ पे क्या है, ध्रुव नहीं है, यहाँ क्या है, प्रकाशिक केंद्र, जिसे क्या नाम है, C नाम है। F और C के बीच में हो, प्रकाशिक केंद्र C और फोकस के बीच में। तो प्रकाशिक केंद्र फोकस के बीच में, यहाँ पे हमारा रहा क्या, वस्तु समांतर है तो कहाँ से होकर जाएगा, फोकस से। और वक्रता केंद्र नहीं, हमारा प्रकाशिक केंद्र है, तो जब यहाँ प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगा तो इसी पे वापस लौट जाएगा, इधर से आएगा तो इधर ही पे क्या वापस लौट आएगा। तो ये देखिए दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, जब भी हम इन दोनों को आगे बढ़ाएंगे तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, तो ये आगे कभी नहीं मिलेंगे। आगे नहीं मिलेंगे तो इमेज नहीं बनेगा, मिलेगा। जैसे हमने क्या, आगे नहीं मिलेंगे तो पीछे हम लोग बढ़ाएंगे, पीछे इस तरीके से हमने डॉटेड लाइन से बना दिया, डॉटेड लाइन से बना दिया ना, इधर पीछे डॉटेड लाइन से बना दिया इस तरीके से, तो क्या पीछे मिल गया, यहाँ पे हमारा इमेज बन गया। अब जिस साइड है उसी साइड बन गया, क्योंकि ये लेंस है तो जिस साइड रहेगा उसी साइड बनेगा, तो क्या हो जाएगा, आभासी। और क्या हो जाएगा, सीधा, उल्टा बनता था सीधा बन जाएगा, वस्तु से बड़ा। जब वस्तु क्या हो, फोकस
और प्रकाशिक केंद्र सी के बीच में हो तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, आभासी बनेगा, और वस्तु की ओर बनेगा और सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, इस तरीके का। अब हम लोग अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा, जिस तरीके से उसमें उत्तल दर्पण का केवल एक कंडीशन था, इसी तरीके से इसमें अवतल लेंस का भी केवल एक कंडीशन होगा। ठीक है, तो एक कंडीशन क्या है, जब वस्तु क्या हो, अनंत पर हो, फोकस के हो, कहीं पे भी हो तो क्या होगा, एक मुख्य अक्ष की क्या जाएगा, समांतर, तो कहाँ से होकर जाएगा, फोकस से। ये देखिए फोकस से निकल गया, डॉटेड लाइन से क्या मतलब, फोकस से होकर निकल जा रहा है ना इधर, तो इसको जब पीछे हम करेंगे तो फोकस से ही होकर तो जाएगा। और दूसरा क्या, प्रकाशिक केंद्र तो उसी पे चला जा रहा है, दोनों मिल गए, मतलब कहाँ, फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में, तो प्रतिबिंब यही बनेगा। तो मतलब वस्तु कहीं पर भी हो तो हमेशा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में। जैसे उसमें था उत्तल दर्पण में फोकस और वक्रता ध्रुव के बीच में बनता था, ऐसे यहाँ पे प्रकाशिक केंद्र फोकस के बीच में बनेगा। वस्तु हमारा कहीं पर भी हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ पे हो, ठीक है, कहीं पर भी। इसका पॉइंट क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ पॉइंट, जब वस्तु क्या अनंत पर हो, जो हमने आपको बताया वही पॉइंट इसमें लिखा है। जब वस्तु क्या अनंत पर हो, अनंत और द्वितीय फोकस के बीच में हो, तो इसमें डायरेक्ट लिख दिया क्या, जब अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच कहीं पर भी हो। ठीक है, कंडीशन यहाँ पे ना लिख के डायरेक्ट लिख दिया, अनंत और प्रकाशिक केंद्र सी के बीच में कहीं पर भी हो तो क्या, प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा। आभासी सीधा क्यों, कि जिधर हमारा क्या है वस्तु है, उधर ही हमारा इमेज बन रहा है। जिधर हमारा क्या है वस्तु, उधर ही हमारा क्या बन रहा है, इमेज। और वस्तु से हमेशा क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, और सॉरी छोटा बनेगा, वस्तु से क्या बनेगा, छोटा बनेगा। इधर लिखा है आभासी और सीधा, और वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु की ओर ही बनेगा, प्रकाशिक केंद्र फोकस के बीच में। ये कंडीशन उसमें भी था, ध्रुव और फोकस के बीच में, यहाँ भी वही कंडीशन, प्रकाशिक केंद्र फोकस के बीच में बनेगा, इस तरीके से। हमारा सूत्र क्या है, लेंस सूत्र क्या है, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी न्यूमेरिकल के लिए, तो आप लोग फार्मूला देख लीजिए। लेंस सूत्र क्या है, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। इसका प्रूवमेंट नहीं पूछेगा, इसका प्रूवमेंट वैसे नहीं आएगा, लेकिन फिलहाल आप लोग फार्मूला देख लीजिए। क्वेश्चन न्यूमेरिकल तो आ सकते हैं, आ सकते नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये हमारा रहा लेंस सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। हमने बताया आपको f क्या है, v क्या है, u क्या है, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं आपको। जब हमारा क्या प्रतिबिंब से जो हमारा लेंस है उसके बीच की दूरी क्या है, v, और जो हमारा वस्तु है और उससे लेंस के बीच की दूरी u, और हमारा f क्या है, फोकस। तो यहाँ पे लिखा भी है, यहाँ पे क्या है, u क्या है, लेंस और वस्तु के बीच की दूरी, v क्या है, लेंस से प्रतिबिंब के बीच की दूरी, और f क्या है, लेंस से फोकस के बीच में दूरी, फोकस है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। तो यदि लेंस की फोकस दूरी f मीटर में हो, किस में हो, मीटर में हो, ठीक है, किस चश्मे में कितने पावर का लेंस लगा होता है, तो इसी से निकाला जाता है, इस फार्मूले से, ठीक है। तो कैसे निकलता है, फार्मूला क्या है, P बराबर 1/f डायोप्टर, P बराबर 1/f डायोप्टर, जिससे किससे लिखते हैं, D से, जिससे किससे लिखते हैं, D से। इसका यूनिट क्या होता है, पावर का, लेंस की क्षमता का यूनिट क्या होता है, डायोप्टर। इसका फार्मूला क्या है, P बराबर 1/f डायोप्टर। यदि क्या हो, ये हमारा जो f है, जो फोकस हो किस में हो, मीटर में हो, तब हमारा यही फार्मूला होगा। लेकिन अगर सेंटीमीटर में होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है सेंटीमीटर में होगा तो ऊपर 100 हो जाएगा, जाहिर सी बात है। क्या करेंगे, जब जब हम लोग क्या करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो क्या होता है, 1 मीटर बराबर कितना, 100 सेंटीमीटर होता है ना, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या था, ऊपर क्या था हमारा, फोकस क्या था हमारा, 1 मीटर था। तो जब इसको चेंज कर देते तो कितना हो जाता है, 100 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ऊपर कितना हो जाएगा हमारा, 100 सेंटीमीटर। तो P बराबर क्या, 100/f डायोप्टर, जब हमारा क्या हो, फोकस दूरी किस में हो, सेंटीमीटर में। तो इससे भी न्यूमेरिकल आते हैं, और ख़ासकर इससे न्यूमेरिकल MCQ में पूछे जाएंगे, ठीक है, ठीक है। बहुविकल्पीय में इस टाइप से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाएंगे आपसे। तो आप लोग फार्मूला ज़रूर याद रखिए कि मीटर का कौन सा फार्मूला और सेंटीमीटर का क्या फार्मूला है, जिससे आप क्वेश्चन को देखते ही बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट इसमें पॉइंट लिखा है, डायोप्टर को D से प्रदर्शित करते हैं, और अर्थात लेंस की क्षमता का मात्रक इसी यही है, जो कि हमने बता दिया आपको, लेंस की क्षमता का यूनिट यह है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल क्या होता है और अपवर्तनांक क्या होता है, इससे भी न्यूमेरिकल आते हैं। तो माध्यम यदि हमारा क्या हो, एक हो,
हमने बताया माध्यम में एक दूसरा माध्यम, ठीक है। इस तरीके से जैसे माध्यम हमारा हो गया, पहला हवा मान ले रहे हैं एक माध्यम है, दूसरा माध्यम मान ले रहे हैं पानी है, ठीक है, कांच है, ठीक है। इस तरीके से माध्यम हमारा अलग अलग माध्यम है। तो मान ले रहे हैं कोई माध्यम क्या है, एक है, कि सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या निकालना, अपवर्तनांक। देखिए दूसरे माध्यम का सापेक्ष निकालना, लेकिन किसके, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकालना, लेकिन किसके सापेक्ष, पहले माध्यम के। यहाँ लिखा माध्यम 1 के सापेक्ष, माध्यम 1 के सापेक्ष, माध्यम 2 का सापेक्ष का अपवर्तनांक, के सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। तो इसे किससे डिनोट करते हैं, डिनोट किससे करते हैं, इस तरीके से, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या, अपवर्तनांक, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है फार्मूला 1n2 बराबर क्या, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। इस तरीके से हमारा ये फार्मूला हो गया, पहले माध्यम सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है। हमारा क्या हो गया, माध्यम पहले के सापेक्ष माध्यम दूसरे का अपवर्तनांक, डिनोट करते हैं 1n2 से। तो आप लोग लिख सकते हैं फार्मूला, एक बार फार्मूला फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या है फार्मूला, 1n2, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, ये हमारा फार्मूला होगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला है। वायु हमारा क्या है, यदि कोई वायु ए फॉर एयर के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक निकल W, ठीक है। तो बताएं जिसके सापेक्ष निकालना रहता है उसे पहले लिखेंगे, और जिसका निकालना था उसको बाद में लिखेंगे। तो जिसका निकालना है, पानी के सापेक्ष निकालना तो उसको पहले लिखते हैं, जिसका निकालना है उसको बाद में लिखेंगे। तो वाटर का निकालना है, वाटर का निकालना है, W फॉर क्या, वाटर, पानी, पानी का अपवर्तनांक। तो वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, आप लोग इसे पढ़ना भी सीखिए। ये क्या है, ANW, इसको बोलेंगे वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक। तो इसका क्या होगा, हमने ऊपर पर पहले माध्यम का अपवर्तनांक बटे दूसरे माध्यम, ऐसे इसमें क्या होगा, ए में प्रकाश की चाल, ए मतलब क्या, हवा में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल। देखिए फार्मूला इस तरीके से आ गया, ठीक है। जहाँ क्या, W के सापेक्ष, अब देखिए हम लोग क्या निकालेंगे, W मतलब क्या, वाटर, पानी के सापेक्ष क्या, कांच का अपवर्तनांक। तो जिसके सापेक्ष निकालेंगे उसको पहले लिखेंगे, जिसका निकालेंगे उसको बाद में लिखेंगे, जिसके सापेक्ष निकालेंगे उसको पहले लिखेंगे, जिसका निकालेंगे उसको बाद में लिखेंगे, इस तरीके से। तो क्या, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो क्या ऊपर जो लिखा रहता है फर्स्ट उसमें लिखते हैं प्रकाश की चाल। तो यहाँ पे क्या है, पानी, W फॉर वाटर, पानी, पानी में प्रकाश की चाल मतलब जल में प्रकाश की चाल बटे जो बाद में लिखा है G फॉर ग्लास, ग्लास कांच, तो कांच में प्रकाश की चाल। इस तरीके से हमारा ये फार्मूला होगा। तो आप लोग ये फार्मूला याद रखेंगे, हमने जो समझाया आप लोग याद रखिए, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेंगे और इसमें न्यूमेरिकल भी आते हैं इससे। तो ये थे हमारे फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1, साइंस के चैप्टर नंबर 9, लेकिन फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 ही तो है ये। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोगों ने देखा। अब आप लोग सभी क्वेश्चन को तैयार करें और अच्छे से लिख लिख के इसे प्रैक्टिस करें, ठीक है। और इस चैप्टर में हमने फार्मूला आपको बता दिया है, जितने भी फार्मूले थे आपको फार्मूले भी बता दिया है, फार्मूले को आपको समझाया भी है। तो इस फार्मूले से जो न्यूमेरिकल लगेंगे इन सभी का एक स्पेशल वीडियो होगा, ठीक है। तो हम लोग सभी न्यूमेरिकल जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं उसको किसी एक वीडियो में देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।